Assalamu alaikum dear students. My name is Hafiz Rehan Aslam and I am subject specialist chemistry at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. मैं आपको डिविजनल पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे लेक्चर में जो हमारा चैप्टर नंबर है दैट इज 4 और चैप्टर का नाम है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सबसे पहले हम अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और हमारा लेक्चर नंबर है 4.1। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हम इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले डेफिनेशन को देखते हैं। द फोर्सेस दैट कम द मॉलिक्यूल्स क्लोजर एंड बाइंड्स देम आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो तमाम फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाती हैं और उनको एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं, उन फोर्सेस का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिफरेंट टाइप्स के अंदर मौजूद है। उसमें हमारे पास 4 टाइप्स हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक्सप्लेन करती हैं। अब जो हमारी सबसे पहली टाइप है उसका नाम है डाइपोल फोर्स। जो दूसरी टाइप है उसका नाम है आयन डाइपोल फोर्स। जो तीसरी टाइप है उसका नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और जो हमारे पास सबसे आखिरी टाइप है दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और उसको दूसरा नाम दिया जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स का। अब हम इन तमाम फोर्सेस को वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारी फोर्स मौजूद है दैट इज डाइपोल फोर्स। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? When two molecules of permanent dipole come close to each other, then positive end of one molecule attracts the negative end of other molecule, then this type of force is called dipole force. इस फोर्स को हम मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नेट के 2 एंड होते हैं जिनमें एक एंड होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो एक मैग्नेट का पॉजिटिव एंड और दूसरे मैग्नेट का नेगेटिव एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि डाइपोल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब उसके अंदर जो हमारी एग्जांपल है वो है HCl का मॉलिक्यूल। आपके सामने HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डॉटेड लाइन इंडिकेट की गई है। ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको डाइपोल फोर्स के बारे में बता रही है कि जितना हमारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते जाएंगे उनके दरमियान में डाइपोल फोर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट मेंशन है, ग्रेटर दीज फोर्सेस ग्रेटर द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जितनी डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतनी ही हमारे कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाएंगे। इसके बाद डाइपोल फोर्स को एक डायग्राम के साथ मेंशन किया जा रहा है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 मैग्नेट जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उस अट्रैक्शन में ऑपोजिट पोल हमेशा एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह ये मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी है। आप इसको सपोज करें कि ये HCl का मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है और नेगेटिव एंड क्लोरीन को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे ही एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल के करीब आ रहा है तो उसका जो पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड जिसको हम क्लोरीन कह रहे हैं उसके करीब अट्रैक्ट होगा। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते जाएंगे ये अट्रैक्शन बनती जाएगी और साथ ही साथ हमारे मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल फोर्स बनती जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ डाइपोल फोर्स। मतलब हमारे पास वो तमाम खुसूसियात जो डाइपोल फोर्स की वजह से या डाइपोल फोर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद रहती हैं
उनको हमने स्टडी करना है। इन फीचर्स के अंदर जो सबसे पहला फीचर है हमारे पास, उसमें है कि जो हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत सिर्फ 1% ही इफेक्टिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है तो उसकी निस्बत जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 1% ही होगी। उसके बाद the strength of these forces depend upon the electronegativity difference between bonded atom। हमारे पास जो बॉन्डेड एटम्स हैं लाइक HCl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब जितना इन दोनों एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर पोलैरिटी बढ़ती जाएगी और उस पोलैरिटी की वजह से वो साथ वाले मॉलिक्यूल को उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और जितनी वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा हमारे मॉलिक्यूल्स की डाइपोल डाइपोल फोर्स भी उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। उसके बाद अगर हम इन फोर्सेस को स्टडी करते हैं गैसेस फेज के अंदर, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस मौजूद होता है। अब उस ज्यादा डिस्टेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि गैसेस फेज के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स काफी वीक होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लिक्विड फेज का, इसमें बताया जा रहा है कि क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो उस करीब होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डाइपोल डाइपोल फोर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और इसकी स्ट्रेंथ गैसेस फेज की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती है। उसका हमारे पास जो नेक्स्ट फोर्स आ रही है उसका नाम है आयन डाइपोल फोर्स। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये फोर्स दो मॉलिक्यूल या दो एटम के दरमियान में हो सकती है जिनमें से एक आयन होगा और दूसरा हमारे पास डाइपोल होगा। An ion dipole force is a force that results from electrostatic attraction between an ion and a polar molecule। एग्जाम्पल देखते हैं। Salt and water is a type of ion dipole force और साथ ही आपके सामने इसकी डायग्राम इंडिकेट की जा रही है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि साल्ट का जो सोडियम कंपोनेंट है दैट कंटेन पॉजिटिव चार्ज उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव एंड अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलर है, उसको हम डाइपोल का नाम देंगे और जो हमारा सोडियम है दैट इज आयन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोडियम आयन है वो वाटर के डाइपोल की वजह से सराउंड कर रहा है, तो हम ये नाम देंगे इस फोर्स को, इस फोर्स का नाम है आयन डाइपोल फोर्स। These forces are mostly found in solution in which ions are attracted by polar end of the solvent। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये फोर्सेस जो होती हैं ये मोस्टली सॉल्यूशन में मौजूद हैं। अब सॉल्यूशन किस टाइप के, जिसमें हमारा सोल्यूट आयंस में कन्वर्ट हुआ हो और उन आयंस को हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने अपनी पोलैरिटी की वजह से सराउंड किया हो, तो ये फोर्स आयन डाइपोल फोर्स कहलाती है। अब उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम स्टडी करते हैं। हमारा जो चार्ज है आयन के ऊपर वो जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा हमारी आयन डाइपोल फोर्स भी उतनी ही स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। दैट मीन अगर हमारा जो आयन है जैसे जैसे हमारे आयन का साइज स्मॉलर होता जाएगा उसकी जो स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन की वो इंक्रीज करती जाएगी। अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो उसकी जो डाइपोल मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी और हम कह सकते हैं कि आयन डाइपोल फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है क्या। द पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स attract the mobile electrons of nearby non-polar molecules. In this way, polarity is induced in non-polar molecule and both molecules become dipole. These forces are called dipole-induced dipole forces.
अब इस डेफिनेशन के लिहाज से हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल को देखा जाए जो पहले से ही डाइपोल है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है मॉलिक्यूल ए। अब मॉलिक्यूल ए के अंदर एक एंड है नेगेटिवली चार्ज और जो दूसरा एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये मॉलिक्यूल मूव करता हुआ अपने करीबी किसी नॉन पोलर या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के करीब जाएगा तो वो उसके अंदर कुछ इस तरह से अट्रैक्शन शो करेगा कि मॉलिक्यूल ए का जो न्यूक्लियस है, जो कि आपको पॉजिटिव एंड के तौर पर नजर आ रहा है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बी के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, जबकि उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से जो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल बी है वो अपने आप को डाइपोल में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे कि आपको नीचे वाली डायग्राम में नजर आ रहा है कि हमारे पास जो ए मॉलिक्यूल है वो पहले से डाइपोल था। जैसे ही वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के करीब गया तो उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के करीब जाने की वजह से उसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा हुई। उस डिस्टॉर्शन की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ए के न्यूक्लियस के करीब आ गए, जबकि उसका अपना न्यूक्लियस इस मॉलिक्यूल ए से दूर चला गया। तो इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल ए जो कि पहले से डाइपोल था उसने न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर भी डाइपोल इंड्यूस किया और इस तरह से इन दोनों के दरमियान में एक अट्रैक्शन पैदा हुई। इस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का। अब इसके फीचर के लिहाज से देखा जाए तो ये फोर्स एक डाइपोल के दरमियान में है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इंड्यूस्ड डाइपोल है, मतलब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, उसमें डाइपोल मौजूद नहीं था। तो ये वाली फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स की निस्बत काफी वीक है। इसके बाद हम तीसरी टाइप ऑफ फोर्स पर जाएंगे जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और दूसरा इसका नाम है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब सबसे पहले हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स को डिफाइन करना चाहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन में आपके सामने जैसे मेंशन है, that is the momentary force of attraction created between instantaneous dipole and induced dipole, that is called London dispersion force। अब इस डेफिनेशन में मेंशन किया गया है कि ये फोर्स परमानेंट फोर्स नहीं है, ये मोमेंटरी फोर्स है जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्रिएट होती है और दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो सकते हैं। दिस फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो फोर्स है ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद है। दिस फोर्स वाज स्टडीड बाय फ्रिट्ज लंडन इन 1930। इस फोर्स को फ्रिट्ज लंडन ने 1930 में स्टडी किया था। अब इसके बाद हम इसकी एग्जांपल पर आते हैं। When two atoms like helium come close to each other, then repulsion occur between their electrons। अब अगर हम देखें कि हीलियम के अगर दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, अब हीलियम एटम क्या है? हीलियम एटम एक नोबल गैस है जो कि एज इटसेल्फ एक स्टेबल एटम है। इसकी स्टेबिलिटी इसके अपने ऑक्टेट के कंप्लीट होने की वजह से है। अब अगर देखा जाए हीलियम का आखिरी शेल कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से ये अपने आप को स्टेबल रखता है और किसी भी मॉलिक्यूल के साथ आसानी से अट्रैक्शन शो नहीं करता। लेकिन अगर हीलियम के दो एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन की वजह से इनके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड हो सकता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखी जाएगी। This repulsion make one neutral atom into dipole which is instantaneous dipole. This atom become unsymmetrical। तो दो हीलियम के एटम के करीब आने की वजह से इनके दरमियान में रिपल्शन क्रिएट होती है और उस रिपल्शन की वजह से एक जो हमारा हीलियम का एटम है उसके अंदर डाइपोल क्रिएट होता है। तो अब हमारा ये जो हीलियम का एटम है इसके अंदर जो डाइपोल है ये परमानेंट डाइपोल नहीं है, ये डाइपोल कुछ लम्हे के लिए इंड्यूस होता है। तो हम
पहले मॉलिक्यूल को या पहले एटम को इंस्टेंटेनियस डाइपोल का नाम देते हैं। पहले तो ये सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से डिस्पर्स होते हैं तो इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस होता है। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल और ये अनसिमेट्रिकल है। अब आपके सामने एक पिक्चर दिखाई जा रही है जो कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल को मेंशन कर रही है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि पहले हमारा एटम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है, लेकिन जैसे ही उसके करीब कोई मॉलिक्यूल आता है तो उसके अंदर अनसिमेट्री क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे एटम के एक कॉर्नर पर शिफ्ट हो जाते हैं और जो न्यूक्लियस है वो एटम के दूसरे कॉर्नर पर शिफ्ट हो जाता है। अब हमारा ये जो डाइपोल है ये किसी दूसरे न्यूट्रल एटम के करीब जाएगा तो उसके अंदर भी डाइपोल क्रिएट करेगा। अब इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल डिस्टर्ब्स द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नियर बाय एटम एंड डाइपोल इंड्यूस्ड ऑन सेकेंड एटम एंड दिस एटम इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो पहले बना था वो जैसे ही किसी न्यूट्रल एटम के करीब जाएगा तो उस न्यूट्रल एटम को भी वो अपनी वजह से इफेक्ट करेगा। अब उसके अपने इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कॉर्नर पर शिफ्ट हो जाएंगे और उसका न्यूक्लियस जो सा है वो पहले एटम की वजह से दूसरे कॉर्नर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा पहला मॉलिक्यूल जिसको हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा था उसकी वजह से जो हमारे दूसरे एटम पर डाइपोल क्रिएट हो रहा है तो दूसरे एटम को हम नाम देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल का। अब अगर देखा जाए तो ये फोर्सेस किस तरह के मॉलिक्यूल में मौजूद होती हैं, तो हमारे पास ये फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल में भी मौजूद हो सकती हैं, उसी तरह ये फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी अवेलेबल होती हैं। आपके सामने एक डायग्राम इंडिकेट की गई है। इसमें जो हमने पहले मॉलिक्यूल जिसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाया गया था उसको एक नेबरिंग एटम के करीब लाया जा रहा है। जैसे ही वो नेबरिंग एटम के करीब ला रहा है तो उसके जो एटम हैं या उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है कि पॉजिटिव न्यूक्लियस एक कॉर्नर पर शिफ्ट हो रहा है और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे कॉर्नर पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारा जो न्यूट्रल एटम है वो भी डाइपोल में कन्वर्ट हो रहा है और उसको हम नाम दे रहे हैं इंड्यूस्ड डाइपोल का। तो इस तरह से हमारे एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरे इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान में जो अट्रैक्शन पैदा हो रही है उस अट्रैक्शन को हम नाम दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का। जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि ये पिक्चर जो सी है ये हमें इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में बता रही है जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से क्रिएट हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि जो हमने लंदन फोर्सेस को स्टडी किया है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी लंदन फोर्सेस को इफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, साइज ऑफ एटम। लंदन फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हमारी लंदन फोर्सेस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की निस्बत काफी वीक हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। अब हमारे एटम या मॉलिक्यूल का साइज जितना इंक्रीज करता जाएगा हमारी लंदन फोर्सेस पर वो उतना ही ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब उस इंक्रीज के अंदर क्या है, व्हेन द साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल इज लार्ज then the dispersion become easy and these forces become more prominent। जैसे जैसे हमारे एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो उस बढ़ते हुए साइज की वजह से हमारे जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। अब जितने वो इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे हमारे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्पर्शन है वो आसान होती जाएगी और हमारे मॉलिक्यूल का डाइपोल में कन्वर्ट होना उतना ही इजी होगा। The elements of the zero group in the periodic table are all monatomic gases. Their boiling point increases down the group from helium to radon। अगर हम जीरो ग्रुप एलिमेंट जो कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं उनके फैक्टर को स्टडी करते हैं तो उस फैक्टर में क्या है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा उनके एटम्स के अंदर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
आसान होती जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट होते जाएंगे हमारे मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल क्रिएट होगा, और अगर डाइपोल क्रिएट होगा तो लंडन फोर्सेस भी उतनी ही इंक्रीज होती जाएंगी। नेक्स्ट जो हम अगला पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे जो कि लंडन फोर्सेस को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज द पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या है? पोलराइजेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड। पोलराइजेबिलिटी से मुराद ये है कि हमारा कोई भी एटम किस हद तक अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है या डिस्टॉर्ट कर सकता है, उसको हम नाम देते हैं पोलराइजेबिलिटी का। जितना हमारे एटम या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होते जाएंगे उतनी ही हमारे मॉलिक्यूल या एटम की पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? दिस इंक्रीज्ड डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट्स स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्सेस and hence the boiling points are increased down the group। जैसे ही हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हमारे एटम्स का साइज बढ़ता जाता है। जितना किसी एटम का साइज बढ़ता जाएगा उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टॉर्शन इजी होती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टॉर्शन बढ़ती जाएगी हम कह सकते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर लंडन फोर्सेस भी इंक्रीज करती जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी और लंडन फोर्सेस दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में होती हैं। इस फैक्टर के बाद जो हम नेक्स्ट फैक्टर स्टडी करने लगे हैं वो है लेंथ ऑफ द चेन। Another important factor that affects the strength of the London forces is the number of atom in a non-polar molecule। अगर हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल मौजूद है तो हम उसके अंदर लंडन फोर्सेस को स्टडी करने के लिए उसकी चेन की लेंथ को भी स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास एक कंपाउंड छोटी चेन का है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कम है, तो उसका फैक्टर या उसकी लंडन फोर्स क्या होगी, और अगर उसकी चेन लेंथ ज्यादा है तब उसकी फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी। हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को जितना बढ़ाते जाएंगे हम कहेंगे कि उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब अगर हम इस फैक्टर को स्टडी करते हैं तो स्टडी के लिए हमारे पास जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आपके सामने है। कंपेयर द लेंथ ऑफ द चेन फॉर इथेन दैट इज C2H6 एंड हेक्सेन दैट इज C6H14। दे हैव द बॉइलिंग पॉइंट्स -88.6 डिग्री सेल्सियस फॉर इथेन and 68.7 degrees Celsius for hexane respectively। The reason is that longer molecules have more places along its length where they can be attracted to other molecules। जितना हमारे पास मॉलिक्यूल की लेंथ बढ़ती जाएगी उसके अंदर साइड्स इंक्रीज करती जाएंगी जो कि मॉलिक्यूल्स की डिस्टॉर्शन बढ़ेगी। अब जब मॉलिक्यूल्स की डिस्टॉर्शन इंक्रीज करती जाएगी उतनी ही हमारी लंडन फोर्सेस भी एक्सपैंड करती जाएंगी। अब स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर के खत्म होने के बाद अब हमारे पास एक असाइनमेंट है जो कि आपको हल करने के लिए दी जा रही है। उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ जो लेक्चर है वो आपको असाइनमेंट्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब असाइनमेंट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट दीज फोर्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ। यानी कि स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि ये फोर्सेस क्या हैं और स्ट्रेंथ के लिहाज से कौन सी फोर्स पहले आएगी, कौन सी उसके बाद में और कौन सी लास्ट पर। और जो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन फोर्सेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑन विच लंडन फोर्सेस एक्ट।